स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज का ये 1 घंटे 30 मिनट का जो मेगा एपिसोड है, ये क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके लिए होने वाला है। दो बुक्स हैं आपकी, एक है हॉर्नबिल, एक है स्नैपशॉट। तो दोनों बुक से संबंधित जितने भी आपके चैप्टर्स टर्म 2 के एग्जाम में आएंगे, उन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन सभी को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की इस लाइव सेशन। एक ही लाइव में, एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की और देखते हैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जो बुक है हॉर्नबिल, ठीक है। इसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं और 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी जो दूसरी बुक है स्नैपशॉट, उसके बारे में। तो हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर है 5, द एलियन प्लेनेट। देखो क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगा और एक क्वेश्चन में कुछ जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो अगर आप याद कर लेते तो आपका आंसर लिखना काफी इजी हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्ट्स दैट सपोर्ट द टाइटल द एलियन प्लेनेट, यानी कि वो कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपके इस चैप्टर के टाइटल को सपोर्ट करते हैं, क्या क्या है। देखो, द प्लेनेट ऑन विच वी लाइव इज इंडीड एलियन, यानी कि वास्तव में जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं वो एक बीमार ग्रह है। इट्स ग्रासलैंड्स, यानी कि यहाँ के घास के मैदान, क्रॉपलैंड्स कृषि योग्य भूमि, फॉरेस्ट, जंगल, फिशर्स जो मछलियां वगैरह हैं, हैज बीन डिस्ट्रॉयड, वो बहुत ही तेजी से खत्म होती जा रही है। मैनी ऑफ इट स्पीसीज हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं जीवों की, वो लगभग खत्म होने की कगार पे हैं। द लैंड, यानी कि जमीन, रिवर्स नदियां एंड सी हैव बीन पॉल्यूटेड, यानी कि जमीन, पानी, नदी, समुद्र, सभी के सभी चीज पॉल्यूटेड हो चुके हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हैज गॉन डाउन, उपजाऊपन जो है मिट्टी का वो भी खत्म होता जा रहा है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैव डेप्लेटेड बैडली, यानी कि सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। दैट्स वाई, या फिर हैंस इट इज इंडीड एन एलियन प्लेनेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एलियन प्लेनेट कहने के लिए यहाँ पे कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। इंडीड का मतलब वास्तव में, क्रॉपलैंड्स कृषि योग्य भूमि, एक्सटिंक्ट यानी कि दुर्लभ, फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन, डेप्लेटेड यानी कि समाप्त होना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। सेकंड है, व्हाट डज द नोटिस, क्या नोटिस है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, यानी कि एक जो नोटिस है कहाँ पर, एक जू में उस लिखा हुआ है कि एट अ केज, यानी कि इस पिंजरे में क्या है, लुसाका जाम्बिया का सबसे जो मतलब जो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो इसमें बंद है। तो वो क्या सिग्निफाई करता है, तो देयर इज नो एनिमल इन केज, यानी कि उस पिंजरे में कोई भी एनिमल नहीं है। देयर इज ओनली अ मिरर, यानी कि उसमें सिर्फ एक शीशा है। वेयर वन कैन सी वनसेल्फ, जिसमें व्यक्ति खुद को देख सकता है। इट मेक्स वन रियलाइज दैट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल आर नन बट द मैन हिमसेल्फ, एंड दिस इंडीड इज वेरी ट्रू, यानी कि ये जो शीशा है वो ये बताता है कि जो एक आदमी है, जो मनुष्य है, वो एक सबसे बड़ा दुनिया का खतरनाक जानवर है। यहाँ पे किसी जानवर की बात नहीं बल्कि मनुष्य की बात की गई है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बता रहे, मैन हैज डन सच बिग हार्म टू दिस प्लेनेट एज नो अदर एनिमल कुड, यानी कि जो मनुष्य जाति है उसने इस प्लेनेट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया जो कोई जानवर नहीं कर सकता। ही हैज डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, फिशर्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, यानी कि उसने ये जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, उसके जो भी ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उसको क्या किया है, खत्म कर दिया है। क्या, फॉरेस्ट को, फिशर्स को, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स को। ही हैज मेड मैनी स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, यानी कि उसने बहुत सारी प्रजातियां जो है वो इतना उनका दोहन कर दिया है, इतना उन्हें मार दिया है कि वो खत्म होने की कगार पे है। ही हंट्स एंड किल मोर देन ही लीड्स, यानी कि वो इतना ज्यादा जानवरों को मारने लगे जितना उन्हें नहीं भी चाहिए, ठीक है। थस द मिरर, इसीलिए द मिरर इन द केस सिग्निफाइज मैंस ब्यूटी एंड थॉटफुलनेस, यानी कि जो आदमी है वो बिना सोच समझ के, बिना किसी उदासीनता के बस जो है इस ग्रह को खत्म करता जा रहा है। अब वर्ड्स देखें तो केज यानी कि पिंजरा है, इंडीड यानी कि वास्तव में, क्रूटली यानी कि क्रूरतापूर्वक, थॉटफुलनेस यानी कि विचारहीनता, जिसके अंदर विचार करने की शक्ति ना हो। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है, हाउ आर दी अर्थ प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डेप्लेटेड।
तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि अर्थ के बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो सबसे पहला है फिशर्स, फोरेट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ये हैं, ठीक है, 4 प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दे सप्लाई फूड, वो हमें खाना देते हैं, अस एंड प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द रॉ मटेरियल, यानी कि जो इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए होता है, वो भी हमें यहीं से मिलता है। कहाँ से? फिशर से, फोरेट से, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड से। बट सैडली, यानी कि दुखी पूर्वक, दे आर बीइंग डेप्लेटेड, यानी कि वो खत्म होते जा रहे हैं। एंड इट इज बीइंग डन एट अ वेरी फास्ट रेट, यानी कि बहुत तेजी से खत्म होने की कगार पे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद the human claims on these systems have reached to such an unsustainable level that their productivity is being impaired, यानी कि जो मनुष्य है वो इस सिस्टम को इतनी तेजी से खत्म करता जा रहा है, जितना उसे जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा उसको खत्म करता जा रहा है। साथ ही साथ वो इसे बचाने की तो बड़ी दूर की बात है, इसके बारे में सोचते भी नहीं है। बस क्या कहते हैं, अनसस्टेनेबल लेवल, यानी कि इस लेवल तक पहुंचा चुके हैं इस सिस्टम को, जो ये खत्म करते जा रहे हैं कि अब वहां से वापस निकलना, यानी कि अब जो रिकवरिंग है वो नहीं की जा सकती है। फाउंडेशन यानी कि नींव है, अनसस्टेनेबल यानी कि आरक्षणीय है, दो यानी कि कच्चा माल, इम्पेयर्ड यानी कि बिगड़ा हुआ है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वो उसका जो भी मतलब जो पृथ्वी है, ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये पूरी तरीके से अब आरक्षित हो चुके हैं। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, अब इन्हें जो हम सही से साबित नहीं कर सकते। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। 4 है, वी हैव इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन डिस्कस, यानी कि हमने ये जो जमीन है वो अपने दादा पिता जो है उनसे उधार ली है, और इसे हमें अपने बच्चों को वैसी ही देनी है। द अर्थ सप्लाइज ऑल आवर नीड्स, जो पृथ्वी है वो हमें सब कुछ देती है जो हमें चाहिए, बट वी डोंट हैव अ फ्री होल्ड ऑन इट, यानी कि इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। वी आर नॉट इट्स मास्टर्स, यानी कि हम जो है इसके मालिक नहीं है। वी हैड नॉट इनहेरिटेड इट फ्रॉम आवर फोर फादर्स, यानी कि ये जो है वो हमें हमारे यानी कि ये जो है वो हमें दादा पिताओं से अपने उधार में नहीं मिले, लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव बोरोड, यानी कि हमें ये जो जो पृथ्वी है, जो हमारी जमीन है, इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन वी हैव टू गिव इट बैक टू देम इन गुड फॉर्म, यानी कि एक तरह से ये कहा गया है कि हमने इसे अपने पूर्वजों से उधार नहीं लिया है, बल्कि ये हमें अपने बच्चों बच्चों से हमने उधार लिया है, और हमें उन्हें उसी गुड कंडीशन में से वापस भी देना है। वी शुड टेक फ्रॉम इट एज मच एज वी कैन गिव बैक टू इट, यानी कि हमें इससे उतना ही लेना चाहिए जितना हम इसे वापस दे सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके वर्ड्स देख सकते हैं आप, इनहेरिटेड यानी कि विरासत में मिलना, बोरोड यानी कि उधार, फ्री होल्ड यानी कि मुक्त दर्जा। बात करते हैं यहाँ पे सबसे आखिरी क्वेश्चन की, चैप्टर की। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑथर एग्री दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि जो लेखक है वो इस बात से क्यों सहमत हो जाता है कि विश्व की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो वृद्धि मानव समाज के भविष्य को विकृत करने के लिए, यानी कि उसको खत्म करने के लिए काफी मजबूत कारकों में से एक है जनसंख्या का बढ़ना। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, इट हैज ऑलरेडी टच्ड द 7 बिलियन मार्क, यानी कि जो वर्ल्ड है उसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जो कि अराउंड 7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इट हैज इंडेंजर्ड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि ये जो है वो ह्यूमन सोसाइटी को एक संकट जो है उसमें लेके जा रही है। इट हैज रिजल्टेड इन टू मच प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्स, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। कौन कौन से? द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, फिशर्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स हैज डेप्लेटेड अलार्मिंगली, यानी कि वो बहुत ही चिंताजनक तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। Forests have been cut down insensitively by humans to meet their ends, यानी कि जो वन है, ठीक है, जंगल जो वो काटे जा रहे हैं वो भी बिना किसी असंवेदनशीलता के। द हंगर फॉर मोर एंड मोर प्रोटीन्स हैज लीड टू ओवर फिशिंग, यानी कि वो बंदे जो प्रोटीन के लिए ज्यादा उतार हुए, वो क्या कहते हैं, बहुत अधिक मछलियों को मारते जा रहे हैं। The burning of dung has reduced the fertility of the soil,
गोबर को जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो खत्म होती जा रही है। नॉट मच हैज बीन लेफ्ट फॉर द कमिंग जनरेशन, यानी कि जो कि अब जो है ये धरती की उपजाऊपन क्षमता हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन ग्रेट डेंजर, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही खतरनाक भविष्य की ओर जा रहा है। अनलेस some bold and strict steps are taken to keep a check on the rapidly growing population, our planet Earth will soon become extinct। यानी कि स्वाभाविक रूप से मानव समाज का भविष्य बहुत ही खतरे में है, और जब तक ये तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस पर अगर हम लगाम नहीं लगा देंगे तो शायद आने वाले टाइम पे अगर हमने सख्त कदम नहीं उठाया तो जल्दी ही हमारी धरती भी जो है वो एक्सटेंट यानी कि विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए इसके वर्ड क्या है। डिस्टोर्टिंग है, इंडेंजर्ड है, अलार्मिंगली है, इनसेंसिटिविटी है, डंग एंड रैपिडली। ये यहाँ पे खत्म हो गया आपका। तो चैप्टर 4 जो है, आप सॉरी चैप्टर 5 जो है, इसके क्वेश्चन आंसर आप चाहें तो एक बार दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये वाला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका ये है, देन लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका ये है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 था, द एलियन प्लेनेट, यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड आई होप आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इजीली तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। अब देखो चैप्टर 6 में क्या है, 6 का नाम है द ब्राउमिंग वर्जन। तो हमारा जो मेन कंटेंट है उसे हम 30 सेकंड के लिए रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर आपको ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक है आपके जो सैंपल पेपर्स हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स हैं, 38 कराए जा चुके हैं। सैंपल पेपर्स आपके देखिए इंग्लिश में बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5 से 6 हैं, पॉलिटिकल के 4-5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके सभी सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल बस आपके करवाए जा चुके हैं। तो इन सभी को आप यहाँ से देख लीजिए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से देखने हैं तो देख सकते हैं 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरीके से मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एपिसोड जो है वो अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे समझना है तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने जो अगला चैप्टर है उसकी तरफ। देखो चैप्टर नंबर 6 का है हमारा द ब्राउमिंग वर्जन। वर्जन का है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम वर्ड मीनिंग्स प्लस में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, देख सकते हैं, व्हाई डिड क्रॉकर हैरिस नॉट डिस्क्लोज द रिजल्ट लाइक द अदर टीचर्स, यानी कि क्रॉकर हैरिस जो थे वो बाकियों की तरह रिजल्ट्स को पहले क्यों नहीं बताते थे। इट वाज अ रूल दैट रिजल्ट वुड बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर अलोन, यानी कि रूल था स्कूल का कि जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा, हेडमास्टर के द्वारा। बट the other teachers did not care of this rule, but Crocker Harris was man of principle, यानी कि बाकी के टीचर्स इसमें विश्वास नहीं रखते थे लेकिन क्रॉकर हैरिस वो अपने सिद्धांत वाले एक व्यक्ति थे। He never disclosed result like the other teachers, यानी कि वो उन्होंने बाकी टीचर्स की तरह कभी भी रिजल्ट को पहले नहीं बताया। सिंपल सा। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। डिस्क्लोज यानी कि भेद खोलना, अनाउंस यानी घोषणा करना, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाई डज नॉट टैप्लो एग्री विद फ्रैंक इन कॉलिंग क्रॉकर अ सैडियस, यानी कि इसमें आपको ये समझाना है, एक सेकंड कहाँ गया, यानी कि क्रॉकर जो है वो जो फ्रैंक, मतलब एक सेकंड दोबारा पढ़ते हैं। व्हाई डज नॉट टैप्लो एग्री विद फ्रैंक इन कॉलिंग क्रॉकर अ सैडियस, यानी कि फ्रैंक जो है वो क्रॉकर को जब सैडियस कहता है तो टैप्लो इस बात से एग्री क्यों नहीं होता है। तो देखो Frank calls Cracker a sadist because he gets after his students, यानी कि जब फ्रैंक को उसके वो जो क्रॉकर से उसके बच्चों से बात करता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तब उसे पता चलता है ये काफी उदास बंदा है, यानी कि उदास तो नहीं, मतलब ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो बच्चों से लगाव नहीं रखता है, ऐसा बंदा था। ठीक है, बट टेफ्लो जो था says after he understands the meaning of the word sadist, जब उसे पता चलता है कि sadist मीनिंग का वर्ड जो मीनिंग है वो क्या है टेफ्लो, तब वो क्या करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में आगे कहता है कि द क्रॉकर वाज मच मोर देन दैट, यानी कि क्रॉकर जो है वो केवल सैडियस्ट नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा है।
ही वॉज अ फीलिंगलेस पर्सन, यानी कि वो एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वो वॉज लाइक अ श्रिवेल्ड अप नट, यानी कि वो एक जो सूखा हुआ पतला सा जो खजूर होता है उसकी तरह ये बंदा है। कौन? क्रोकर हैरिस। ही हेटेड टू बी लाइक्ड एंड बिहेव्ड इन द स्ट्रेंज मैनर विद द स्टूडेंट्स, यानी कि जो टेप्लो था वो इस बात से काफी नाराज है, काफी गुस्सा होता है कि जो टीचर है हमारे क्रोकर हैरिस वो हमेशा बच्चों से एक स्ट्रेंज मैनर के साथ में व्यवहार करते हैं। ठीक है। सेडियस्ट यानी कि निर्दयी, जिसके अंदर दया ना हो। फिंगनेस यानी कि भावुक। सीवेल्ड यानी कि सुपड़ा हुआ, मुरझाया हुआ। नट यानी कि अखरोट। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गैदर अबाउट मिस्टर फ्रैंक फ्रॉम द प्ले, यानी कि आपको फ्रैंक के बारे में इस प्ले से क्या पता चलता है। इसके संबंध में 5 मार्क्स का एक अलग से क्वेश्चन बनेगा, उसे आपको आगे बताऊंगा। तो मिस्टर फ्रैंक इज अ यंग साइंस टीचर। He does not like the subject that teaches. He also admits that he tells the result to the students before it is officially announced by the headmaster. He feels envious of Crocker Harris because Taplow likes him. यानी कि जो फ्रैंक है वो एक युवा विज्ञान शिक्षक है और वो है मतलब उसे जो मतलब वो जो विषय पढ़ाता है, ठीक है, लोग बच्चों को, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो ये स्वीकार तो करता है कि हेड मास्टर के द्वारा जो रिजल्ट है वो बताया जाना चाहिए, लेकिन वो पहले उस रिजल्ट को बता देता है। ठीक है। उसके बाद ही फील्स इनविशियस। इनविशियस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। वो ईर्ष्या करता है किससे? टोकर हैरिस से। क्यों? क्योंकि टेप्लो जो था वो उसकी बड़ाई करता था, ऐसा कुछ। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। So Taplow is Crocker Harris students. Crocker is a very strict teacher, but he has one principal. Crocker Harris जो थे वो काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन उसकी कुछ अपने प्रिंसिपल्स थे। He is to his due duty, यानी कि वो अपनी ड्यूटी के कर्तव्य के प्रति सही मार्ग पर चलते थे। It has the last day of the term, यानी कि वो उस टर्म का आखिरी दिन था। Crocker is going to leave the school for good, yet he gives Taplow extra work to do. Does so because Taplow has missed a day during the वीक ऑफ एयर, यानी कि जब आखिरी दिन था उस टाइम का क्रोकर हैरिस के स्कूल छोड़ जाने का, तब भी उसने जो टेप्लो था उसे क्या दे रखा था? होमवर्क दिया हुआ था। इट माइट साउंड गुड ऑन क्रोकर हैरिस पार्ट टू डिटेन टेप्लो व्हाइल ऑल अदर स्टूडेंट हैव बीन गॉन, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब क्रोकर हैरिस ने मतलब उसे काम दे दिया था, एक तरीके से उसे जेल सा लगने लगा था। किसे? टेप्लो को। क्योंकि बाकी छात्र चले गए थे और वो उनसे क्रूरतापूर्वक, जो क्रोकर हैरिस थे वो टेप्लो से क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे और साथ ही साथ उससे अधिक काम भी करवा रहे थे। मोस्ट टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स अबाउट देयर रिजल्ट बिफोर द हेडमास्टर डिक्लेयर्स, बट क्रोकर हैरिस नाउ दैट, यानी कि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर ये वाला देखा था, कहाँ गया हमारा? हाँ ये वाला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। टेप्लो इज अ लिटिल बॉय बट ही अंडरस्टैंड ऑल दिस, यानी कि टेप्लो जो था वो हालांकि छोटा बच्चा जरूर था, लेकिन वो इन सभी चीजों को अच्छे से समझता था। ही हैज ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर, यानी कि वो अपने सभी टीचर की रिस्पेक्ट करता था। ही इज अफेयर्ड फॉर हिम बट ही डज नॉट डिसलाइक हिम, यानी कि वो अपने टीचर से डरता जरूर था, लेकिन उसने कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं की। He loves to go and play but does not dare to leave without Crocker's permission, यानी कि उसे खेलना तो अच्छा लगता था, वो जाना भी चाहता था, लेकिन वो बिना क्रोकर हैरिस के परमिशन के नहीं जाता था। His fear is tinged with respect not hatred, यानी कि उसका जो ये जो डर था वो एक रिस्पेक्ट वाला डर था, ना कि कोई गुस्से वाला डर था। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एटीट्यूड क्या है टेप्लो का क्रोकर हैरिस के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक हंटर। तो फ्रैंक हंटर वाज अ पॉपुलर यंग साइंस टीचर। ठीक है, पॉपुलर था, यंग साइंस टीचर था। ही इज लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स हु फील ही कैन अंडरस्टैंड देम बेटर देन मिस्टर क्रोकर हैरिस, यानी कि क्रोकर हैरिस से जो बच्चे सही से नहीं समझ पाते थे वो फ्रैंक से अच्छे समझते थे, तो ये उन्हें अच्छा लगता था। ही इज ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज द टीच साइंस which the students find easier to comprehend than classic which they think is muck, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो इसलिए भी लोकप्रिय था क्योंकि वह विज्ञान पढ़ाता था जिसे छात्रों को क्लासिक की तुलना में समझना आसान लगता था, और उन्हें लगता था कि ये जो विज्ञान है वो बकवास है, तो उसे वो उन्हें इस तरीके से पढ़ाता था ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है।
He however feels students who take up science are slackers and don't take much interest in the subject. यानी कि हालांकि उनका मानना ये था कि जो छात्र विज्ञान की जो पढ़ाई होती है, ठीक है, जो छात्र विज्ञान की जो पढ़ाई करते हैं वे आलसी होते हैं और भविष्य में वे ज्यादा विचार नहीं कर सकते। ही इज इजी टू टॉक एंड अप्रोचेबल, यानी कि ये बात करने में काफी अच्छे थे और काफी एक दूसरे से मिलते रहते थे। हिज एटीट्यूड पुट्स देम एट देयर एज, यानी कि उनका जो एटीट्यूड था, ठीक है, वो उनकी परेशानी का मतलब सॉरी उनका जो एटीट्यूड था वो काफी अच्छा था। यहाँ पे आता है परेशानी। टू टेप्लो फाइंड्स ही कैन कॉन्फाइड हिज ट्रबल टू हिम, यानी कि टेप्लो को पता चलता है कि वह अपनी परेशानी उसे बता सकते हैं, किसे, फ्रैंक को। इन फैक्ट ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ इनफ टू रेफर टू द मिस्टर टीचर क्रॉकर हैरिस द क्लॉक, यानी कि वो क्या करता है, वास्तव में वो अपने शिक्षक मिस्टर क्रॉकर हैरिस को द क्लॉक के रूप में संदर्भित करने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से भूल चुका था। हालांकि however he encourages student to talk ill of other teachers, यानी कि वह छात्रों को अन्य शिक्षकों के बारे में उनको बुरा बोलने के लिए प्रोत्साहित करता था। He proves the details of relationship between Mr. Clocker Harris and Taplow. He also encourages Taplow to disobey the teacher's orders and go before meeting the Clocker Harris. यानी कि जो फ्रैंक था उसने टेप्लो को कहा था कि मैं क्लॉकर हैरिस से बात कर लूंगा, तुम जाओ, ठीक है। और टेप्लो जो है, टेप्लो को शिक्षक के आदेशों की अवज्ञा करने और मिस्टर क्लॉकर हैरिस से मिलने से पहले जाने के लिए जाने के लिए उसे कहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है मिस्टर फ्रैंक का एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच। आ जाते हैं नीचे की तरफ। सबसे आखिरी प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ टेफ्लो आफ्टर रीडिंग द प्ले द ब्राह्मिंग फर्स्ट। तो टेफ्लो क्या है, टेफ्लो इज अ यंग बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, मतलब वो एक किशोरावस्था वाला बच्चा है। ही इज अ ओबीडिएंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो काफी आज्ञाकारी है, मेहनती है। ही हैज ग्रेट लाइकिंग फॉर साइंस, वो उसे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। ही वाज समवन फॉर एक्स्ट्रा वर्क बाय मिस्टर क्लॉकर हैरिस फॉर मिसिंग स्कूल फॉर अ डे, यानी कि मिस्टर क्लॉकर हैरिस ने उसे एक दिन स्कूल ना आने की सजा के रूप में बहुत सारा काम दे दिया था। सो ही विशेस टू प्ले गोल्फ ऑन द लास्ट डे बिफोर स्कूल क्लोजेस, स्कूल क्लोज होने से पहले वो एक बार गोल्फ खेलना चाहता था उस दिन जब स्कूल जो था वो बंद होने जा रहा था। ही ओबिडेंटली टर्म्स अप टू वेट फॉर टीचर, यानी कि वो अपने जो टीचर थी उनकी आज्ञा का वेट कर रहा था। ही इज डिवोटेड टू मिस्टर क्लॉकर हैरिस। When Tableau comes across Mr. Frank, the science teacher, Mr. Frank get Tableau to discuss Mr. Crocker Harris and also encourages him to leave. यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड, जो टेप्लो था जब फ्रैंक से मिलता है तो वो अपने विज्ञान के शिक्षक मिस्टर फ्रैंक उस टेप्लो को कहते हैं कि आप क्रोकर हैरिस है, मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूंगा और वो तुम्हें छोड़ भी देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं टेप्लो रिप्लाई करता है, टेप्लो रिप्लाइज दैट ही कैन नॉट कट, यानी कि टेप्लो क्या कहता है, टेप्लो कहता है टेप्लो रिप्लाइज दैट ही कैन नॉट कट, क्या कट, वो काट नहीं सकता। एज मिस्टर क्लॉकर हैरिस वुड प्रोबेबली फॉलो हिम टू होम, यानी कि वो इससे बच नहीं सकता है क्योंकि मिस्टर क्लॉकर हैरिस वो से घर तक उसका पीछे करेंगे। वेन मिस्टर फ्रैंक insinuates that his teacher might award him a fine result for doing extra work, Tableau refutes its calling Mr. Frank Harris a man of principle, यानी कि जब मिस्टर फ्रैंक जो दे के कहते हैं कि उनसे मतलब कि उनके शिक्षक उन्हें अतिरिक्त काम करने के लिए एक अच्छे परिणाम से उन्हें पुरस्कृत करेंगे, तो टेप्लो कहता है कि मिस्टर क्लॉकर हैरिस सिद्धांतों के आदमी हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह दोहराता है, he reiterates that Mr. Crocker Harris had told him that he had given him exactly what he deserved. Tableau is a sincere student who respected all his teachers. ये दोहराता है कि मिस्टर क्लॉकर हैरिस ने उसे कहा था कि उसने उसे वही दिया है जिसका वह हकदार है, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। इसीलिए टेप्लो एक ईमानदार छात्र है और वो हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान करता है। चैप्टर नंबर 6 का द ब्राउमिंग वर्जन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका यहाँ पे है, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे है, और इस तरीके से हमारी ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो चैप्टर नंबर सिक्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर सिक्स है उसकी तरफ, ठीक है। सॉरी, सिक्स तो हो गया हमारा, अब हमारा चैप्टर नंबर आएगा यहाँ पे सेवन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर सेवन की। तो हमारा जो मेन कंटेंट है उसे हम 30 सेकंड के लिए रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर आपको ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक है आपके जो सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स हैं, 38 कराए जा चुके हैं। सैंपल पेपर्स आपके देखिए इंग्लिश में बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5 से 6 हैं, पॉलिटिकल के 4-5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके सभी सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल पेपर्स आपके करवाए जा चुके हैं। तो इन सभी को आप यहाँ से देख लीजिए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से देखने हैं तो देख सकते हैं 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरीके से मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एपिसोड जो है वो अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे समझना है तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने जो अगला चैप्टर है उसकी तरफ। तो अब आता है हमारा हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिल्क रोड। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसका कि जो आपका चैप्टर का नाम है सिल्क रोड, ये सिल्क रोड ही क्यों पड़ा, इसके बारे में। तो देखो, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, गिव रीजंस। तो देखो क्यों दिया गया है, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। Silk Road refers to the historic Silk Road or routes that link Europe and Asia. The network connected the Afro-Eurasian landmass. यानी कि जो सिल्क रोड है ये एक ऐतिहासिक मार्ग है जो यूरोप, एशिया और यूरेशियन जो है उन सभी को जोड़ता है, इसलिए इसे कहा गया है कि ये मतलब जो सिल्क रोड है वो एक ऐतिहासिक रोड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, आगे क्या है कि एक सेकेंड, हाँ आगे है, इट एस्टेब्लिश्ड ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, यानी कि जो जिस व्यापार के लिए बनाया गया था उसके बारे में बात की जाए, जैसे कि चाइनीज सिल्क हो गया, रेशम हो गया, स्पीशीज हो गई, स्पाइसेस यानी कि मसाले हो गए, चाय हो गए, और जो चीनी मिट्टी के बर्तन है वो हो गए, इंडियन टेक्सटाइल्स यानी कि इंडियन जो बर्तन है मिट्टी के बर्तन वो हो सकते हैं, टेक्सटाइल्स यानी कि जो पत्थर होते हैं, प्रीसियस स्टोन्स एंड पेपर्स यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भारतीय वस्त्र हैं, कीमती पत्थर हैं, काली मिर्च है, इन सभी के लिए। एंड रोमन एम्पायर्स, रोमन एम्पायर का गोल्ड, सिल्वर, ग्लासवेयर, वाइन, कारपेट्स एंड ज्वेलर्स, यानी कि रोमन साम्राज्य की बात कर लें तो सोना, चांदी और बढ़िया कांच के जो बर्तन होते हैं वो, शराब, कालीन के, इन सभी के व्यापार के लिए ये बना हुआ था। द रोड वॉज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकम ऑफ द सिल्क ट्रेड विद चाइना। इसका सिल्क रोड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो चाइना था उसका इस रोड के द्वारा सिल्क का व्यापार अधिक होता था, ठीक है। तो ये चीज आपको बस इतनी सी याद रखनी है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे आप अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं और ना भी चाहें तो ना भी लिखें तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। देखो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में तो आप ये इतना लिखेंगे, जब 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तब आप इसको लिख सकते हैं, ठीक हो। देखो आगे क्या लिखा है कि द रोड वाज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विद चाइना, ये तो हो गया था। In the chapter, the author traveled to Mount Kailash and explored the Himalaya belt in Tibet। यानी कि इस चैप्टर में जो ऑथर था वो ट्रेवल करता है कहाँ पे, माउंट कैलाश में, किसके लिए, हिमालयन बेल्ट को देखने के लिए, जो कि कहाँ पे, टिबेट की। Since the author explored this region, यानी कि लेखक ने इस क्षेत्र की खोज की थी, that's why the chapter was Silk Road. The chapter projected the challenges and the hardship faced by the author on his expedition to Mount Kailash। यानी कि इसलिए इस अध्याय का शीर्षक सिल्क रोड इसलिए पड़ गया था, ठीक है। इस अध्याय में कैलाश पर्वत पर जब लेखक जाता है अपना जो कोरा होता है उसको कंप्लीट करने के लिए तो उसे कई सारी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ ये वाला ठीक है। अब देखो इसके वर्ड्स आप देख सकते हैं, लैंडमार्क यानी कि भूभाग, स्टेब्लिश्ड स्थापित करना, पोर्सिलियन यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन, टेक्सटाइल्स यानी कि भारतीय कपड़ा, प्रेशियस कीमती होती प्रीशियस, एक्सपेडिशन यानी कि अभियान, ग्लासवेयर कांच की पदार्थ, एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण करना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड है टिबेटियन मास्टिफ्स वर
पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट। तो ये क्यों, जो भारी जबड़े वाले कुत्ते थे बहुत खतरनाक, वो क्यों पॉपुलर थे चाइनीज इंपीरियल कोर्ट में? तो देखो, ये टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट एज ए हंटिंग डॉग्स, यानी कि एक तरीके से एक शिकारी कुत्ते के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ वो एक वॉच डॉग के रूप में काम करते थे। एज वन ड्रॉ क्लोजर दे एक्सप्लोड इनटू एक्शन डार्टिंग लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, यानी कि अगर उन पर कोई भी हमला करता है तो वो उससे डबल गुना उससे हमला करते हैं। एक तरीके से जैसे गन निकलती है गोली से, उतनी ही तेजी से दूसरे पर हमला कर देते हैं। ऑन शूट स्टेट एट एनी एडवांसिंग स्टेज, यानी कि और वो किसी भी जो बंदा होता है, जो अनजान बंदा होता है, उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दे कम्प्लीटली फियरलेस, वो नहीं डरते हैं। थस इट इज नॉट डिफिकल्ट, यानी कि अब तो आपको पता ही चल गया आखिर ये क्यों वहाँ पे फेमस थे। ठीक है, तो ये जो है छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मास्टिफ्स बड़ा कुत्ता, इंपीरियल शाही, वॉचडॉग प्रहरी, एक्सप्लोड फूटना, डार्टिंग तेज, मैसिव जबड़े बड़े बड़े, और फियरलेस निडर एडवांसिंग आगे बढ़ना, फर्शियस यानी कि क्रूर। थर्ड क्वेश्चन देखो, हु वाज नुरु एंड हाउ डिड अदर स्ट्राइक फ्रेंडशिप विद नुरु? अदर नहीं, ए यू आना चाहिए, AUTHER ऑथर आएगा। ठीक है, नोरू वाज अ टिबेटियन स्कॉलर, एक जो टिबेटियन ब्राह्मण होता है वो था, स्कॉलर यानी कि जो भविष्यवाणी करता है उसका। वो यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स अबाउट होली लेक, वो होली लेक के बारे में एक आर्टिकल लिखने के लिए आया था। ही वाज वर्किंग एट एकेडमी इन बीजिंग, बीजिंग में एक एकेडमी है, उसके साथ में ये काम करता था। इट वाज फर्स्ट टू द प्लेस, यानी कि वो पहली बार अपना एक आर्टिकल लिखने के लिए होली लेक आया होता। ही न्यू अ बिट ऑफ इंग्लिश, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश भी आती थी। इट ब्रॉट हिम क्लोजर टू ऑथर, यानी कि जो नोरू था उसे इंग्लिश आती थी, इसीलिए वो जो लेखक था उसके साथ में वो आगे बढ़ा। ही वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, यानी कि वो बुद्धिस्ट जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। ही सजेस्टेड दैट दे शुड हायर सम याक्स, यानी कि तरीके से कहते हैं वो जंगली जो जानवर होते हैं उनको हम जो है हायर करते हैं, किस लिए? कैरी देयर लगेज एंड स्टार्ट देयर जर्नी, अपनी जर्नी की स्टार्ट कर सकें और वो हमारे जो बैग से लगेज उसको कैरी करें। ही टर्न आउट टू बी एन आइडियल कंपेन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो बंदा था ये एक आदर्शवादी साथी निकला बाद में जाके। ठीक है, आप कुछ वर्ड्स देखना चाहें तो वर्ड्स में स्कॉलर यानी कि विद्वान हो गया, एक पशु हो गया, आइडियल आदर्श, कंपेन यानी कि साथी। थर्ड कंप्लीट। अब फोर्थ देखो, व्हाट इंप्रेशन डिड टू टाउन्स होर एंड डचन लिव ऑन द ऑथर्स माइंड? तो सबसे पहले होर की बात करते हैं। होर क्या था? एक स्मॉल टाउन में था, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास में। इट वाज अ मिजरेबल, यानी कि एक दुखी प्लेस था, विद नो ग्रीनरी, यहाँ पे घास नहीं थी। द ऑथर फाउंड द प्लेस इन कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट्स ही हैड रीड अबाउट लेक मानसरोवर, यानी कि जो मानसरोवर लेक के बारे में इसने पढ़ा था, इसने उससे इसे बिल्कुल ही अलग पाया था। एंड ही ड्रंक सम हर्बल टी इन दी कैफे, यानी कि उसने क्या किया है, हौद में जाके देखा कि ये काफी दुखी प्लेस है, काफी यहाँ पे कोई मतलब घास हरियाली वगैरह नहीं है, जैसा कि उसने जो बुक्स थी उसमें पढ़ा हुआ था। अब उसको थोड़ा इससे दुखी हुआ तो उसने फिर जो हर्बल टी यानी कि जड़ी बूटी युक्त तो चाय थी वो वहाँ पे पीने का फैसला किया। देन आदर्श आता है डाचन। आदर्श नेक्स्ट हाफ वाज एट डाचन। डैचन में क्या हुआ? इट वाज आल्सो अ डस्टी प्लेस, यानी कि एक तरीके से धूल वाला प्लेस था, विद हीप्स ऑफ रबल एंड लिटर लाइंग हियर एंड देयर, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कूड़े काटकर के जो ढेर थे वो यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए थे। हिज कोल्ड, उसका जुकाम, उसकी ठंडी, हिज बिकम रोस एंड कुड नॉट ब्रीथ, यानी कि वो काफी बढ़ गई और वो उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। स्टेड अवे कॉल लाइट, यानी कि अब वो जो था थोड़ा सही महसूस कर रहा था जब उसने मेडिसिन ली। द टाउन हैड अ कपल ऑफ जनरल स्टोर विच इज कॉल्ड विच सोल्ड चाइनीज गुड्स, यानी कि ये जो डचन था यहाँ पे बहुत सारी चाइनीज जो शॉप्स थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी, जो कि क्या करती थी, चाइनीज सामान जो थी उसे बेचती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्थ। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई मेरा माउस? हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिजरेबल यानी कि दयनीय, ग्रीनरी हरियाली, हर्बल जड़ी बूटी युक्त, हीप्स ऑफ रबल मलबे के ढेर, दोष यानी कि बढ़ना। अब देखो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर इनकाउंटर द ओवरकम व्हेन ही सेट आउट रीच माउंट कैलाश, यानी कि उसे क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जब वो माउंट कैलाश पहुंचा। द ऑथर सेट आउट फ्रॉम राबू टू कंप्लीट द कोरा टू डेस्टिनेशन माउंट कैलाश, यानी कि वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने कोरा को कंप्लीट करने के लिए कहाँ से निकला?
राबू से, और कहाँ जाना था उसको, माउंट कैलाश। बियॉन्ड मानसरोवर लेक ही हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, यानी कि मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि रॉक्स, स्नो, हाइट यानी कि पहाड़, बर्फ, और जो चट्टाने होती हैं बड़ी बड़ी उसका, जिसकी वजह से इसकी जर्नी काफी रिस्की बन गई। ऑन द वे दे केम अक्रॉस सीवियरल माउंटेन्स एनिमल्स, यानी कि उन्हें बहुत सारे जो खतरनाक जानवर जो पहाड़ों पे थे वो मिले। ही सो नोमाड स्टैंड्स विद द हग टिबेटियन डॉग्स गार्डिंग देम, यानी कि उन्होंने बहुत सारे जो खाना बदोशी जो लोग होते हैं, राजा जो लोग होते हैं, उनके डॉग्स को वहां पे देखा जो टेंट लगे हुए थे। द ऑथर हैड फर्स्ट फिजिकल प्रॉब्लम व्हेन ही फेल्ट द प्रेसिंग माउंटेनिंग अप इन हिज ईयर्स, यानी कि जब वो माउंटेनिंग कर रहा था तो उसके कान में काफी दर्द हो रहा था। ठीक है, ये उसकी एक फिजिकल प्रॉब्लम थी, किसकी, ऑथर की। उसके बाद वेंट स्टैंड सो स्नो लेइंग अक्रॉस द ट्रैक्स, ही स्पेयर्ड डर्ट ऑन द फ्रोजन सरफेस टू मेक इट रफ एंड सेफ, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बर्फ पड़ी हुई थी उसमें क्या किया उस बंदे ने, टिस्टेन ने क्या किया, वहां पे थोड़ी मिट्टी डाल दी जिससे वो काफी मतलब खुरदरी होगी और वहां पे चलना आसान हो गया। बाय आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, दे रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर, यानी कि वो होर के एक छोटे से शहर में पहुंचते दोपहर के आसपास। इट वाज डस्टी, काफी डस्टी था, ड्राई एंड रॉकी, डाशन ही हैड कोल्ड एंड माउंटेनिंग सिकनेस, यानी कि तरीके से यहाँ पे धूल थी, सूखी सूखी पथरीली जो लोग पत्थर वगैरह वो देखने को मिले। डाचन में सर्दी और पहाड़ जैसी बीमारियां वहाँ पे बहुत थी। ही टुक सम मेडिसिन फ्रॉम टिबेटियन डॉक्टर, उसने टिबेटियन डॉक्टर से कुछ मेडिसिन ली। द नेक्स्ट डे ही मीट नोरवू, अगले दिन वो नोरवू से मिला। Who could speak English, both decided to continue the Quora with together, वो इंग्लिश बोल सकता था नोरवू, इसलिए दोनों डिसाइड किया कि अब हम जो अपना कोरा है उसे साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सबसे आखिरी है, और एक तरीके से कह सकते हैं ये आपके सैंपल में पूछा गया और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, द नरेटर इन द ट्रेवलेज सिल्क रोड रियलाइज दैट द स्नो वाज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटीफुल। देखो डेंजर भी है और ब्यूटीफुल भी है, कैसे। द नरेटर इन द ट्रेवलेज सिल्क रोड रियलाइज दैट द स्नो वाज बोथ डेंजर एंड वही ब्यूटीफुल वगैरह। तो उसके बाद आता है, he stand on his way surveyed the snow not deep but car down turn over, यानी कि उसने देखा थी बर्फ जो है वो काफी गहरी नहीं है, लेकिन हाँ शायद हमारी जो कार है वो इसमें धस सकती है, यानी कि अंदर जा सकती है। कवर द रिस्क को कवर करने के लिए फ्लंग हैंडफुल्स ऑफ डर्ट अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, ने क्या किया, हाथ में मिट्टी लेके उस सरफेस पे डाल दी। स्नो वाज स्पेयर्ड विद सोइल दे ड्रॉ विदाउट डिफिकल्टी, इसने क्या किया, जो मिट्टी थी उसको जब उसने मिट्टी से वर्क जो थी उसे हटा दिया, तब क्या हुआ कि जो अपनी गाड़ी लेके गई थी उसे आसानी से बिना किसी डिफिकल्टी के वो चला सके। स्टॉप एट अनदर ब्लॉकेज, यानी कि आगे फिर एक और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। दिस टाइम डिसाइडेड टू ड्राइव राउंड द स्नो, यानी कि उन्होंने क्या किया, अब हम जो है इस बर्फ के ऊपर से राउंड लगा के जाएंगे। द रिस्क डिड नॉट अंडरमाइन द सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस, यानी कि जो रिस्क थे उसने उस एरिया की जो ब्यूटी थी उसे कम नहीं होने दिया। ठीक है, रिस्क बहुत थे लेकिन ब्यूटी भी थी। इन द वैली, उस घाटी में, दे सो स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड द रिवर वाज वाइड बट मोस्टली ब्लॉक्ड विद द आइस दैट वाज स्पार्कलिंग इन द सनशाइन, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसने देखा कि जो जोखिम है, जो खतरनाक चीजें हैं, उसने प्राकृतिक सुंदरता को कम नहीं किया। उन्होंने घाटी में बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे, बड़ी बड़ी नदी चौड़ियां देखी जो बर्फ की वजह से अवरुद्ध थी और जहाँ पे धूप जो थी वो चमक रही थी। उसके बाद टर्न्स बिकम शार्पर एंड राइट बम्पर, रॉक्स अराउंड वर कवर्ड विद पैच ऑफ ब्राइट orange lichen. Under the rocks seemed unending shade. यानी कि मोड़ जो थे उनके काफी तेज हो गए, सवारी काफी उफड़ खाबड़ हो गई, चारों ओर की चट्टानें चमकीले रंग के नारंगी लाइकेन सी जैसी दिख रही थी। साथ ही साथ चट्टानों के नीचे उन्हें बहुत ही अंतहीन छाया लग रही थी, काफी डरावना, काफी खतरनाक प्लेस था, लेकिन फिर भी उसने स्नो की जो ब्यूटी थी उसे कम नहीं होने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया और आपका जो ये क्वेश्चन था इस चैप्टर के वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम मतलब कि इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को दोबारा से। तो देख सकते हैं सिल्क रोड चैप्टर का नाम है और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये वाला है और थर्ड क्वेश्चन आपका ये है
और फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, देन फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, और देन सबसे आखिरी जो आपका क्वेश्चन है वो रहा ये वाला। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर था हमारा 8 सिल्क रोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप आप सभी को इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो इजीली तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो मेन कंटेंट है उसे हम 30 सेकंड के लिए रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर आपको ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक है आपके जो सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स हैं, 38 कराए जा चुके हैं। सैंपल पेपर्स आपके देखिए इंग्लिश में बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5 से 6 हैं, पॉलिटिकल के 4-5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके सभी सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल बस आपके करवाए जा चुके हैं। तो इन सभी को आप यहाँ से देख लीजिए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से देखने हैं तो देख सकते हैं 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरीके से मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एपिसोड जो है वो अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे समझना है तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने जो अगला चैप्टर है उसकी तरफ। तो हमारा जो चैप्टर 8 था सिल्क रोड वो खत्म हो गया है। अब आती है हमारी पोएम की बारी। तो हॉर्नबिल आपकी बुक है, पोएम नंबर है आपकी 3rd, द वॉइस ऑफ द रेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 2 मार्क्स में प्रश्न बनेगा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाल्ट विटमैन्स पोएम, यानी कि जो ये लेखक हैं, ये जो ऑथर हैं, इनकी पोएम जो है द वॉइस ऑफ द रेन, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो क्या चीज है। तो देखो, the poet wants to convey the birth, growth, change and the finally the blessings of rain, यानी कि रेन जो है उसका जन्म, उसका विकास, उसका बदलाव और बाद में उसका वापस से खुशी पूर्वक एक वर्षा के रूप में वापस आना, उसके बारे में ये बात यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। इट इज वाटर दैट टर्न्स इनटू क्लाउड्स, यानी कि वो जाता है बादलों में, वंडर्स इन स्काई और आसमान में घूमता है, टेक्स ऑन स्टैंड शेप्स, बहुत सारे जो शेप्स है उसमें जाके बदल जाता है, बट फाइनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ, यानी कि अर्थ से ही जलवाष्प के रूप में ऊपर जाता है, वापस ये क्रिया करने के बाद जमीन पर ही मिल जाता है। और ये जो बारिश है इट प्योरीफाइज, यानी कि वो शुद्ध कर देता है, एंड एड्स ब्यूटी बाथ्स टू ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ, रेन डज इट ड्यूटी अनमाइंडफुल एंड एनी रिकॉग्निशन, यानी कि जो ये बारिश है ये शुद्ध कर देती है स्नान करने के पानी को, पृथ्वी पर सभी चीजों को सुंदरता से जोड़ देती है, साथ ही साथ ये किसी भी मान्यता को ना मानते हुए बस अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। उसके बाद है ह्यूमन बीइंग्स शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस एंड मेक एफर्ट टू प्रिजर्व द अर्थ, यानी कि जो मनुष्य है वो उसे बारिश से सीख लेनी चाहिए और जो पृथ्वी है उसको बचाना चाहिए, ठीक है। वर्ड की बात कर लें तो कन्वे सूचित करना, ब्लेसिंग शुभकामना, वंडर विचलन, प्यूरिफाई शुद्ध, अनमाइंडफुल परवाह किए बगैर, रिकॉग्निशन यानी कि पहचान, प्रिजर्व यानी कि रक्षा करना, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम I am the poem of the earth, the rain narrates the journey of its life, यानी कि देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो समझो। मतलब ये है कि बारिश जो है वो अपने किस तरीके से दावे को सिद्ध करती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो द रेन नरेट्स द जर्नी ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि बारिश जो है वो अपनी जन्म यात्रा की यहाँ पे बात कर रही है, फ्रॉम बर्थ टू रिटर्न टू ओरिजिन एंड इन मिथिकल टर्म्स, यानी कि जो बारिश है वो अपनी जीवन की यात्रा को जन्म से लेकर उसकी उत्पत्ति से लेकर एंडिंग तक वो सारी चीजें उसे पौराणिक शब्दों में बताती है। द फैक्ट्स आर साइंटिफिक, जो फैक्ट्स है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, बट द पैरास दैट कन्वे देम आर मेटाफोरिक एंड लिटरेसी, यानी कि जो व्यक्ति है मतलब देखो तथ्य तो वैज्ञानिक है लेकिन उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको बताने के लिए लोगों को हमने क्या किया यहाँ पे थोड़े वाक्यांशों का और साहित्यिक रूप लिया है, ठीक है। द होल जर्नी हैज अ ब्यूटी एंड चार्म एसोसिएट विद द पोएम, यानी कि जो पूरी की पूरी ये जो आपकी जर्नी है, यानी कि जो पूरी पूरी पोएम है हमारी, वो एक सुंदरता, ब्यूटी एंड चार्म एसोसिएट, यानी कि एक आकर्षण से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए इस पोएम को हम कह सकते हैं कि जो रेन है वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ इम्पेरियल, यानी कि जो बारिश है वो खुद को अभेद्य क्यों कहती है, क्यों कहती है।
द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखो, द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ evaporates in the form of vapors and rises up in the sky। यानी कि जो ये कहा गया है कि पृथ्वी जो है वो कहाँ से वाष्पित होता है, जो मतलब पृथ्वी की जो सतह है उससे पानी वाष्पित होकर बादलों में चला जाता है, वापस से बारिश के रूप में क्या होता है कि वो नीचे आ जाता है। ठीक है, दिस इज एन एवर लास्टिंग प्रोसेस बट कांट बी सीन बाय अस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होता रहता है बट हम इसे देख नहीं सकते हैं। देयरफॉर द रेन कॉल्स impalpable। ठीक है, तो व्हाई डज रेन कॉल इटसेल्फ impalpable, ये क्या है, तो मतलब अस्पर्श है, उसे कोई छू नहीं सकता, अभेद है, देखने हाँ देख सकते हैं लेकिन कोई छू नहीं सकता है उसे, ये चीज यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेटेड। देखिए 3 क्वेश्चन है। द टू वॉइसेस इन द पोएम आर द वॉइस ऑफ द रेन एंड द वॉइस ऑफ पोएट। एक पोएट है एंड एक रेन है। द लाइन्स विच इंडिकेटेड दिस वॉइस ऑफ द रेन, आई एम अ पोएम ऑफ अर्थ, said the voice of the rain, ये हो गए। and the lines which indicate the voice of the poet are and who are through, said I to go, soft falling shower। तो ये क्या है, ये लाइंस हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है लाइंस वाला, ये मे भी पूछा जाए क्योंकि लाइंस का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत कम देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो वैसे याद कर लीजिएगा आप, अगर आ जाता तो लिख दीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन हमारा। तो हाँ, 4th हो गया कंप्लीट। फिर तो देखिए, जस्टिफाई द टाइटल द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि आपको जो टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन का, वर्षा की आवाज, इसको आपको कैसे शुद्ध करेंगे इसे बताइए। तो द होल पोएम इज अबाउट टू इटर्नल प्रोसेस ऑफ रेन एंड इट्स बेनिफिट, यानी कि पूरी की पूरी कविता जो है वो बारिश की प्रोसेस के बारे में है कि किस तरीके से उसका जो प्रोसेस है वो चलता है, उससे हमें क्या लाभ होते हैं। थ्रू द वर्ड्स ऑफ द रेन द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन ऑन द फॉर अर्थ, फॉर प्लांट्स एंड फॉर मैन ऑल्सो फॉर अर्थ। यानी कि इस पोएम के माध्यम से, बारिश के शब्दों के माध्यम से कवि ने पृथ्वी के लिए, पौधों के लिए, मनुष्य के लिए जो बारिश है उसके महत्व को समझाने की कोशिश की है। एज द पोइट इज ट्रांसलेटिंग व्हाट द रेन इज स्पीकिंग थ्रू इट्स आवर लैंग्वेज, द होल पोएम इज अबाउट टू द रेन टॉकिंग टू द पोएट। यानी कि जैसे जैसे कवि वर्षा से जो बोल रहा है और उसका अपनी भाषा में अनुवाद कर रहा है और वही हमें इस कविता के माध्यम से बता रहा है। पूरी की पूरी कविता जो है वो बारिश के ऊपर बनाई गई है, सिंपल सा। ठीक है, सबसे आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, सॉरी। हाँ, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। यानी कि तरीके से ये बताना है कि छोटा सा मतलब बारिश और संगीत के बीच में क्या समानताएं हैं और कौन से शब्द से इंगित करते हैं। तो देखो, द लाइन्स फॉर द सॉन्ग इशूइंग फॉर द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, wandering wrecked or unwrecked duly with the love returns, draw a parallel between rain and music। यानी एक तरीके से कह सकते हैं वे पंक्तियां जो गीत के लिए उसके जन्म से निकलकर पूरे लोगों तक पहुंचने के बाद, घूमने के बाद वापस से आना, ये बारिश और संगीत के बीच की एक समानांतर बात है। ठीक है, हियर द पोएट कंपेयर्स द लाइफ साइकिल ऑफ द रेन, यानी कि यहाँ पे पोएट जो है वो रेन की लाइफ साइकिल की बात करता है, एंड द सॉन्ग एज द सॉन्ग, एक सॉन्ग के रूप में, originated from the heart of singer, wanders to the world whether like or not, comes back to its birthplace in the end of with lots of love। यानी कि यहाँ पे कवि ने वर्षा की तुलना जीवनचर्या को संगीत की तुलना की, जैसे कि गीत जो है वो गायक के दिल से निकलता है, दुनिया में घूमता है, जो उसे पसंद करता है, जो नावी पसंद करता है, बहुत प्यार के साथ अंत में वो अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाता है। इसी प्रकार से सिमिलैरिटी, द रेन दैट्स originated फ्रॉम द अर्थ, यानी कि बर्थ प्लेस उसका अर्थ है जहाँ से वो उत्पत्ति होती है। फुलफिल्स, यानी कि वो अपनी पूरी की पूरी ड्यूटी निभाती है। ठीक है, ड्यूटी टू ब्यूटीफुल एंड प्योरीफाई द अर्थ एंड वंडर्स एंड कम्स बैक विद लव ऑफ इट्स क्रिएटर। यानी किसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो जहाँ पे उसका जन्म स्थान है वहां से वर्षा होती है। पृथ्वी जो उस वर्षा जो है वो पृथ्वी क्या करती है, सुशोभित शुद्ध कर देती है, साथ ही साथ वो अपने कर्तव्य को बिना किसी लालच के, बिना किसी पहचान के करते रहते हैं और वो उसके बाद वापस से अपने निर्माता के पास से, यानी कि पृथ्वी पर वापस से
आ जाते हैं। तो ये था हमारा जो द वॉइस ऑफ द रेन है, इस पोएम के आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पोएम के सभी क्वेश्चन आंसर आप दोबारा से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे है, ठीक है। देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका। देन आपका थर्ड क्वेश्चन ये वाला है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका ये वाला है। देन फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है। एंड देन सबसे लास्ट में जो आपका क्वेश्चन आता है इस पोएम का वो ये है। तो इस तरीके से हमारी ये जो फर्स्ट पोएम थी द वॉइस ऑफ द रेन ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में। अब देखते हैं हमारी जो पोएम नंबर है 4। तो हमारा जो मेन कंटेंट है उसे हम 30 सेकंड के लिए रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर आपको ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक है आपके जो सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स हैं, 38 कराए जा चुके हैं। सैंपल पेपर्स आपके देखिए इंग्लिश में बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5 से 6 हैं। पॉलिटिकल के 4-5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके सभी सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल पेपर्स आपके करवाए जा चुके हैं। तो इन सभी को आप यहाँ से देख लीजिए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से देखने हैं तो देख सकते हैं 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरीके से मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एपिसोड जो है वो अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने जो अगला चैप्टर है उसकी तरफ। तो सीरीज में आगे बढ़ते हुए हॉर्नबिल की जो हमारी पोएम नंबर है 4 द चाइल्डहुड, ठीक है। इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। तो देखते हैं इस पोएम का सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो मैं इसको एक बार चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम चाइल्डहुड, यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि कवि जो है वो बचपन की इस कविता में स्वतंत्रता सोच के बारे में क्या बात करता है। तो देखो, द पोएट डिस्कवर्ड दैट ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड कुड थिंक इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो कवि है वो ये देखता है कि वो दूसरों से अलग है, वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। ही कुड हैव his own opinions without getting influenced by anyone else, यानी कि वो जो है वो अपने खुद के विचार जो है अपनी राय है वो रख सकता है, वो किसी और से प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ थर्ड, दिस डिस्कवरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम एज ए रिवील्ड टू हिम हिज एबिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये खोज जो थी उसकी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी इसके लिए। क्यों? क्योंकि इससे वो जो बंदा है, जो लेखक है, वो स्वतंत्र सोच लेने वाला और अच्छा निर्णय लेने वाला व्यक्ति उभर कर सामने आया था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, द पोएट से दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन टू सम फॉरगेटन प्लेस, व्हाई, यानी कि उसका जो बचपन है वो एक तरीके से कह सकता है किसी भूली हुई जगह में चला गया, क्यों? द पोएट रिमेंस कैच इन द वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पोएट जो है ये कहता है कि मैं संसार के रास्तों में फंसता जा रहा हूं। He hardly ever remembers his childhood, यानी कि उसे अपना बचपन शायद ही याद हो, यानी कि शायद ही याद हो या लेकिन कभी कभी याद आता है। That's why he says that his childhood has gone to some forgotten, इसलिए कहते हैं कि उसका जो बचपन वो कहीं भूली हुई सी जगह पे चला गया है, सिंपल सा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है, द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, व्हाई, यानी कि जो पोएट है ये सोचता है कि मैं अपना बचपन खो चुका हूं, ऐसा क्यों? तो देखो, इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से, द पोएट मार्कुस नेतन नेटन बिलीव्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरा चाइल्डहुड खो चुका है। ही बिलीव्स सो बिकॉज, यानी कि उसका विश्वास इसलिए है क्योंकि ही हैज लॉस्ट द इनोसेंस एंड प्यूरिटी ऑफ द चाइल्डहुड, यानी कि वो जो बच्चे में एक बचपना होता है, जो मासूमियत होती है, जो पवित्रता होती है, वो खत्म होती जा रही है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, ही यूज्ड टू बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन, यानी कि जब वो बच्चा था तब वो स्वर्ग और नरक के बारे में हमेशा से ही उस पर विश्वास करता था। He also believed that adults are real love, यानी कि वो हमेशा इस चीज पर विश्वास रखता था कि बड़े जो हैं उससे हमेशा सच्चा प्यार करते हैं। इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में, he don't have any egoistic attitude, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकारी वाला, गुस्से वाला कोई भी रवैया उसमें नहीं था। इसीलिए वो कहता है कि मेरा बचपन जो है वो कहीं पर खो गया है, ठीक है। थर्ड आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से।
फोर्थ देखिए, व्हाट डिड द स्पीकर लर्न अबाउट एक्सिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन, यानी कि हेवन या फिर हेल, स्वर्ग और नर्क ये है या नहीं है, इसके बारे में कवि क्या कहता है। तो देखो, एज द स्पीकर ग्रू टू मैच्योर, यानी कि जैसे जैसे कवि बड़ा होता जाता है, ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, यानी कि उसके अंदर समझने की शक्ति आती जाती है। ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography books और एटलस, यानी कि उसने देखा कि जो नर्क और स्वर्ग है वो ना तो किसी एटलस में है ना तो किसी बुक में है, since they could not be located anywhere in the world map, और ना ही तो वो किसी वर्ल्ड मैप में लोकेट किए। he concluded that they did not exist, यानी कि उसने इस बात का निष्कर्ष निकाल लिया कि ये नहीं है। he would believe only what he could see and find, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में विश्वास रखता है जो उससे मिलती है या फिर जो उसे देख लेता है। ठीक है, फोर्थ कंप्लीट हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, हाँ सिक्स में है, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, यानी कि पोएट की चाइल्डहुड के प्रति क्या फीलिंग है। द पोएट फील्स दैट चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ इनोसेंस, यानी कि मासूमियत का पीरियड होता है। व्हेन वन एक्सेप्ट पीपल एट फेस वैल्यू एंड ट्रस्ट फिल्म, यानी कि उस टाइम क्या होते हैं, हम किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। It is that time of life when one trusts others without dwelling on the insincerity in the world. It is a phase of expectance and humility. यानी कि जब व्यक्ति बिना घर के दूसरों पर भरोसा करने लगता है तो दुनिया में जो पागलपन है उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और ये स्वीकृति है, ये विनम्रता का एक चलन होता है कि जब उस समय एक बच्चा जो पागल की तरह किसी पर भी विश्वास करने लगता है। सिंपल। द लास्ट वन क्वेश्चन इज दैट, हाँ इंपॉर्टेंट है, चाइल्डहुड इज एन इसेंशियल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर। डिस्कस। तो देखो, चाइल्डहुड इज एन इंपॉर्टेंट, वही लिख देंगे आप, द ह्यूमन इन्फेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी अदर्स। जब बच्चा जो है, मतलब जब आदमी जो है, जब बच्चा होता है तो पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होता है। बट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि जब वो चाइल्डहुड एज में आता है, ही गेन्स फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि वो जो है फिजिकल, मेंटल एंड जो हाँ इमोशनल स्ट्रेंथ होती है वो उससे मिलने लगती है। एज द टीनी, जब वो थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, टीनी बेबी ग्रोस बिगर इन साइज, यानी कि वो तेजी से बढ़ते हैं। अदर फैसिलिटीज ऑल्सो डेवलप, यानी कि और भी उसके दिमाग की मस्तिष्क की जो मानसिकताएं हैं वो भी बड़ी होने लगती हैं। दिस स्टेज इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन मैंस ग्रोथ, यानी कि ये जो स्टेज है वो आदमी के, मनुष्य के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर, यानी कि ये कभी वापस नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई इजी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 4 के जितने भी थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पोयम था द चाइल्डहुड, ये भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हॉर्नबिल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो पोएम्स हैं वो ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बात करेंगे स्नैपशॉट के चैप्टर नंबर 4 की, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हमारा जो मेन कंटेंट है उसे हम 30 सेकंड के लिए रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर आपको ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक है आपके जो सैंपल पेपर्स हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स हैं, 38 कराए जा चुके हैं। सैंपल पेपर्स आपके देखिए इंग्लिश में बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5 से 6 हैं, पॉलिटिकल के 4-5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके, सभी सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल पेपर्स आपके करवाए जा चुके हैं। तो इन सभी को आप यहाँ से देख लीजिए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से देखने हैं तो देख सकते हैं 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरीके से मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एपिसोड जो है वो अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे समझना है तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने जो अगला चैप्टर है उसकी तरफ। तो अब हमारी जो बुक है सेकंड वाली स्नैपशॉट, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 4 है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, यानी कि आइंस्टीन जो थे उनकी स्कूल के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंस लिया गया है। तो देखो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसमें पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन, हाउ फार डू यू एग्री विद दैट। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, यानी कि आइडियाज जो है वो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। ही कंसीडर्स
लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और डिटेल्स अबाउट विक्टोरियस आर्मीज मीनिंगलेस, यानी कि अगर आप जो है हिस्ट्री की डेट्स या फिर लड़ाई और जो लड़ने वाले योद्धा हैं उनको याद करते हैं तो ये गलत है, ये बिना विदाउट ये मीनिंगलेस है। He is more interested in the case that lead the soldiers to kill each other, यानी कि वो इस बात पे विश्वास रखता था, ये जानने में देखता था, ज़्यादा इसको इंटरेस्ट था एक तो साइंस में, दूसरा एक जो सोल्जर होता है वो अपने दुश्मन को कैसे मारता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग कंफर्ट टू एल्बर्ट्स लाइफ, यानी कि म्यूजिक जो था उसने एल्बर्ट की लाइफ को कैसे आसान बनाया। Albert was having a bad time at school where he was supposed to cram factories in which he had no interest, यानी कि स्कूल में उसका टाइम जो था वो हमेशा खराब जाता था, जहाँ पे उसे हिस्ट्री की डेट्स वगैरह ये पढ़ाई जाती थी। द टीचर्स वुड टॉन्ट हिम एंड पनिश हिम, यानी कि टीचर जो थे वो उसे काफी परेशान भी किया करते थे इस बात को लेके। ठीक है, ये चीज समझ गए। एंड इवन एट दिस लॉगिंग, यानी कि जहाँ पे वो रहता था, ही हैड कंफर्ट, ही हैड नो कंफर्ट, यानी कि इसे वहां पे भी आराम नहीं था। ऑल दिस मेड हिम मिजरेबल, इसी इन सभी चीजों ने उसे दुखी बना दिया था। दैट्स व्हाई ही टर्न टू म्यूजिक एज हिज ओनली सोलेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आंसर जो है आपको इसका किस तरीके से लिखना था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड मिस्टर ब्राउन स्कॉल्ड यंग आइंस्टीन, यानी कि मिस्टर ब्राउन ने यंग आइंस्टीन को क्यों डांटा। तो मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर स्कॉल्ड यंग आइंस्टीन बिकॉज दे डिड नॉट ही डिड नॉट रिमेंबर, यानी कि उसे कुछ याद नहीं रहता था, डेट्स याद नहीं रहती हैं, इवेंट्स हिस्ट्री की याद नहीं रहती हैं। एंड फर्दर, और उसके बावजूद भी दे एनोइड, यानी कि वो यहाँ पे विरोधी बन जाता है हिम बाय गिविंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट एजुकेशन, यानी कि वो एजुकेशन के खिलाफ यहाँ पे अपने जो विचार है वो देने लगता है। ही टोल्ड द टीचर दैट लर्निंग द डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज मीनिंगलेस, यानी कि ये सब मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं जो आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, what do you understand of Einstein's nature from his conversation with his history teacher, his mathematics teacher and his head head teacher। तो देखो क्या होता है कि the conversation between Einstein and his teachers demonstrate that he was truthful, यानी कि पता चलता है कि वो बच्चा जो सत्य बोलने वाला है। He acknowledges his fellow without his assistance, यानी कि वो अपनी जो गलतियां होती हैं उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मान लेता है। So Albert Einstein history teacher thought he was a disagree because he failed to learn the dates, facts and figures. Albert never instructed him, यानी कि जो हिस्ट्री टीचर है वो इसके ये कहते हैं अल्बर्ट जो है वो हमेशा इस बात से डिसएग्री हो जाता है और कभी पढ़ाई नहीं करता है डेट्स के बारे में, हिस्ट्री के जो फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में, लेकिन एल्बर्ट ने कभी उसकी बुराई नहीं की। ही ओनली सेड व्हाट ही वांटेड इन फ्रंट ऑफ द टीचर, यानी कि जो टीचर है मतलब कि जो एल्बर्ट है वो टीचर के सामने वही बोलता है जो उसे बोलना होता है, सिंपल सा। He only the mathematics teachers, बात करें मैथमेटिक्स टीचर की, तो on the other hand highly of him and state that he could not even teach him any longer since they already knew everything, यानी कि मैथमेटिक्स टीचर जो ये कहते हैं कि इसे पढ़ाने की क्या जरूरत है, इसे तो पहले से ही पता है, तो हमें इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। The headmaster wanted Albert to leave the school because it was nearly impossible to teach the other students when he was present. Albert was a bit of a rebel, but he was a good person. यानी कि हेडमास्टर जो ये कहते हैं कि अगर तुम स्कूल में आते हो तो हम किसी और बच्चे को सही से नहीं पढ़ा सकते हैं जब तुम यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो इसीलिए तुम्हें इस स्कूल से निकाला जाएगा। लेकिन और उसके बाद क्या है, जो अल्बर्ट क्या है, एक विद्रोही जरूर है लेकिन वो एक अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे, ये क्या आपको पता चलता है उसके हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हेड टीचर की कन्वर्सेशन से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में देखो हमसे पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ 5 में है, द स्कूल सिस्टम ऑफ्टन क्रब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, डिस्कस कॉन्टेक्स्ट एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, यानी कि एक तरह से आपको यहाँ पे जो ये समझाना है, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आपको ये समझाना कि स्कूली प्रणाली जो थी वो अक्सर व्यक्तिगत जो प्रतिभाएं होती हैं उस पर अंकुश लगा देती है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपको चर्चा करनी है, तो देखो दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज नो रूम ऑफ इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, ब्रिलियंस और एप्टीट्यूड, यानी कि इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तियों की आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस, प्रतिभा, योग्यताएं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। इट डिस्करेजेस जीनियस एंड originality and encourages mechanical डुलार्डर्स और द सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट्स, यानी कि ये प्रतिभा और मौलिक जो
प्रतिभा वाले बच्चे हैं जिनको कुछ जीनियस है, उन सभी को ये हतोत्साहित करते हैं। और जो लोग जो है उससे रट्टा मारते रहते हैं यांत्रिक रूप से, बस उन्हीं को क्या कहते हैं, ये इनकरेज करते हैं, सिंपल सा। दिस सिस्टम लेज स्ट्रेस ऑन फैक्ट एंड डेट्स रादर देन आइडियाज, यानी कि ये शिक्षा प्रणाली तथ्यों और तारीख पर जोर करती है। इट इग्नोर्स ओरिजिनिटी एंड क्रिएटिविटी विच लीड टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास के लिए, जो व्यक्ति के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी मौलिकता को, उसी रचनात्मकता को ये नहीं समझ रहे हैं। द टीचर्स एंड अथॉरिटीज इंसिस्ट ऑन डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि सभी के सभी टीचर्स, शिक्षक वो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन पर जोर देते हैं। शांत रहो, शोर मत मचाओ, पढ़ो या ना पढ़ो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। नो वंडर देन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन बाय cramming, learning things by heart and repeating it in the exams, यानी कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश छात्र जो होते हैं वो रट कर, मन में चीजों को सीख कर, परीक्षा में उसे दोहरा कर पास कर लेते हैं। ये क्या मतलब है, ये कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, ऐसा कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन considered dullard, stupid, incompetent, unfit, rebels, whose every presence makes it impossible for teacher to teach and other peoples to learn, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक मंदबुद्धि, मूर्ख, अक्षम, अयोग्य एक बच्चा माना जाता है, जिसकी उपस्थिति शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना काफी, एक तरीके से कह सकते हैं उसके लिए खतरनाक तो नहीं, मतलब थोड़ी सी कठिनाई होती थी अगर जो अल्बर्ट है वो स्कूल में आता था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आंसर आप दोबारा से देखिए यहाँ पे, देखो अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल चैप्टर है आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था अल्बर्ट आइंस्टीन वाला ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि इजी तरीके से आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारा जो मेन कंटेंट है उसे हम 30 सेकंड के लिए रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर आपको ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक है आपके जो सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स हैं, 38 कराए जा चुके हैं। सैंपल पेपर्स आपके देखिए इंग्लिश में बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5 से 6 हैं, पॉलिटिकल के 4-5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके सभी सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल पेपर्स आपके करवाए जा चुके हैं। तो इन सभी को आप यहाँ से देख लीजिए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से देखने हैं तो देख सकते हैं 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरीके से मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एपिसोड जो है वो अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे समझना है तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने जो अगला चैप्टर है उसकी तरफ। तो स्नैपशॉट में आगे बढ़ते हुए हमारा जो चैप्टर नंबर है 5 जिसका नाम है मदर्स डे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अब करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन बनेगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, देखो डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विद डोरिस। डोरिस के साथ में जो इंसिडेंट होता है उसे समझाइए। तो डोरिस इज शॉक्ड, वो काफी शॉक्ड हो जाती है टू फाइंड हर मदर विद स्मोकिंग, यानी कि जब अपनी माँ को स्मोकिंग करते हुए देखती है, ठीक है। शी ऑर्डर्स हर मेक टू प्रिपेयर टी, वो कहती कि माँ आपने मेरे लिए चाय बनाकर नहीं रखी जैसे मैंने बोला था। बट मिस पियर्सन रिमेन्स इंडिफरेंट, यानी कि उसने जो है उसकी डिमांड के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की। द सडन चेंज बफिल्स डोरिस, यानी कि सडन चेंज जो था वो डोरिस के लिए काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं था। She goes to her room to find that her yellow dress has not been ironed, यानी कि वो अपने रूम में जाती है, देखती है तो उसकी येलो ड्रेस भी आयरन नहीं थी। She gets really upset and almost scolded her mother for not doing this work, यानी कि वो अपनी माँ को इसके लिए डांटने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही upon hearing words, जैसे ही वो अपनी बेटी के वर्ड सुनती है, मिस पियर्सन replies with disgust that door is begun growing up should be her work on her hour, यानी कि जो डोरिस है अब तुम बड़ी हो रही हो और तुम्हें अपने सारे के सारे काम खुद ही करने चाहिए। Above that, she makes fun of her friend 40 पेंस, उसका जो दोस्त था 40 पेंस, उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि एंड कॉल्स हिम अ हाल्फ विटेड बकटूथ, यानी कि मैं कभी भी ऐसे एक जो हिरण के दांत के जैसा बंदा देखता हूँ उसके साथ में कभी भी डेट पे नहीं जाना चाहूंगी, ठीक है। तो ये कौन कहती है, उसकी माँ कहती है। तो दो इंसिडेंट्स हैं, कौन से हैं, एक है चाय वाला, ठीक है, सेकंड है येलो ड्रेस आयरन करने वाला
और तीसरा है 40 पेंस का मजाक वाला। ये चीज आप इसमें लिखेंगे। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज मिस पियर्सन डिफरेंट मिस फिजगार्ड। तो मिस पियर्सन वाज अ प्लीजेंट बट वॉरिड लुकिंग वुमन इन हर 40, यानी कि वो काफी खुशी, मतलब कि एक सेकेंड रुको, जो मिस पियर्सन थी वो तकरीबन 40 ईयर्स की हो चुकी थी और वो काफी चिंतित दिखने वाली महिला थी। मिस फिजगार्ड वाज ओल्डर, heavier and strong एंड सीनियर पर्सनल, यानी श्रीमती फिजगार्ड जो थी वो उनसे बड़ी थी, ठीक है, और काफी कह सकते हैं मजबूत थी, भयावह थी, ऐसी व्यक्तित्व वाली महिला थी। मिस पियर्सन वाज सॉफ्ट स्पोकन विद अ टच ऑफ सुबर्बन वाइल्ड, यानी कि जो मिस पियर्सन थी वो एक तरीके से उपनगरीय जो भाषा थी उससे बोलती थी और उनकी भाषा काफी मीठी होती थी। मिस फिजगार्ड हैड अ डीप वॉइस विद इरिश एशियन, यानी कि मिस फिजगार्ड जो थी उन्हें आयरिश भाषा, एक भाषा होती है आयरिश, वो भाषा उन्हें आती थी, तो वो भी वो बोला करते थे और नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उससे भी बोला करते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड है व्हाट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉर्ज ऑफ मिस पियर्सन, यानी कि जॉर्ज का मिस पियर्सन के प्रति क्या एटीट्यूड था। ही एनोयड दैट इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग टी हिज वाइफ इज शिपिंग वाइन एंड रिलैक्सिंग, बट मिस पियर्सन शोज ओनली इंडिफरेंस, यानी कि ये कह सकते हैं कि मिस पियर्सन जो थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, वाइन पी रही थी। तो इस बात से जो जॉर्ज होता है वो नाराज हो जाता है कि उसकी पत्नी चाय पीने की बजाय शराब पी रही थी और आराम कर रही थी। लेकिन श्रीमती जी ने, मतलब श्रीमती पियर्सन जी ने कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं दिया। ही देन टेल्स दैट ही वुड हैव सुपर एट द क्लब, यानी कि फिर वो उसे बताता है कि वो इस क्लब में खाना, वो जाके अब क्लब में खाना खाएगा। Miss Pearson gets annoyed at his attitude and rebukes him by telling him that people at the club make fun of him behind his back, यानी कि पहले जॉर्ज कहता है कि अब मैं जाके क्लब में खाना खाऊंगा, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि उससे वो नाराज हो जाती है और कहती है कि जब तुम क्लब में जाते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारी वहां पे बुराई करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ये कहा उन्होंने। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट इजीली तरीके से, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज मिस फिजगार्ड एडवाइस टू मिस पियर्सन आफ्टर शी हैड पुट बैक द फैमिली मेंबर्स इन देयर प्रॉपर प्लेस सिग्निफाई, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो परिवार के सदस्यों को उनके उचित स्थान पर वापस रखने के बाद, यानी कि परिवार के सदस्य थे उन्हें अपनी अहमियत बताने के बाद जो मिस पियर्सन थी वो फिजगार्ड को क्या सलाह देते हैं, तो ये सलाह देते हैं मिस फिजगार्ड एडवाइस टू मिस पियर्सन not to be soft and waste all the effort she had put in the change the attitude of her family for the better, यानी कि मिस फिजगार्ड जो पेशेंट से कहते हैं कि आपको अपनी फैमिली के प्रति बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना है और आप जो अपने एफर्ट्स लगाते हैं उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए वो और भी अच्छे हो जाएंगे। मिस पियर्सन इज अनश्योर हाउ शी वुड एक्सप्लेन हर बिहेवियर, यानी कि जो श्रीमती पियर्सन थी वो अनिश्चित रूप से उनके व्यवहार की व्याख्या कर रही थी। मिस फिजगार्ड टेल्स दैट हर आवन सॉफ्ट, यानी कि मिस फिजगार्ड जो भी कहती हैं कि हमारा जो सॉफ्ट रवैया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे फैमिली मेंबर्स की गलतियों का। ठीक है, तो हमें जो अपना रवैया है वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और इस तरीके से हमारा इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 4 ही इंपॉर्टेंट है आपके, तो इन सभी को हमने यहाँ पे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये वाला हो जाएगा, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये वाला हो जाएगा, एंड देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर की वीडियो में बना रहा था अभी, तो बीच में ये मेरे को बनानी पड़ी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे विद स्नैपशॉट, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप आपको इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो मेन कंटेंट है उसे हम 30 सेकंड के लिए रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर आपको ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक है आपके जो सैंपल पेपर्स हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स हैं, 38 कराए जा चुके हैं। सैंपल पेपर्स आपके देखिए इंग्लिश में बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5 से 6 हैं, पॉलिटिकल के 4-5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके सभी सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल पेपर्स आपके करवाए जा चुके हैं। तो इन सभी को आप यहाँ से देख लीजिए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी।
और सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से देखने हैं तो देख सकते हैं 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरीके से मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एपिसोड जो है वो अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे समझना है तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने जो अगला चैप्टर है उसकी तरफ। तो अब हमारा जो स्नैपशॉट है बुक, उसका चैप्टर नंबर सबसे आखिरी है, चैप्टर 7, जिसका नाम है बर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत छोटा सा, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि हु वाज जो मॉर्गन, व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू। जो मॉर्गन वाज अ ड्रिलर इन बेनेली, अ माइनिंग टाउन, यानी कि माइनिंग टाउन बेनेली में क्या है, ये ड्रिलर का काम करता है। ही एंड हिज वाइफ सुजैन वर मैरिड फॉर नियरली 20 ईयर्स, यानी कि इनकी वाइफ जो थी और उनकी शादी 20 साल में हो चुकी थी। एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि अब उनका जो पहला बच्चा था उसकी डिलीवरी होने वाली थी। He was waiting for the doctor to help Susan in the delivery of the child. बच्चे की डिलीवरी करने के लिए जो मॉर्गन थे वो किसका वेट कर रहे थे, डॉक्टर एंड्रयू का। सिंपल सा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग। तो देखो, द स्टोरी बर्थ इज कमेंट ऑन व्हाट अ डॉक्टर शुड रियली बी एज ए डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक मानव के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक जो ये डॉक्टर एंड्रयू था उसने किस किस तरीके से अपनी जो ड्यूटी थी उसको निभाया है, उसके बारे में बताया गया है। डॉक्टर एंड्रयू इज एन एक्सपेक्टेंटली ड्यूटीफुल एंड काइंड एंड पैशनेट ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक तरीके से डॉक्टर एंड्रयू जो था वो अपने काम के प्रति उसका पैशन जो था वो एक कर्तव्यवान, यानी कि कर्तव्य के साथ में ईमानदारी से, लगाव से, मेहनत से अपना काम करता था। नॉट ओनली ही सेट्स असाइड मेंटल एंड बॉडीली fatigue to visit Joe Morgan's house dead at night, but also he almost rebels against nature laws to keep trying to bring breathe back to stillborn baby where in such succeeds। यानी कि जब डॉक्टर एंड्रयू काफी थका हुआ होता है लेकिन वो फिर भी रात के समय में जो मॉर्गन के घर पे जाता है जहाँ पे उसकी जो वाइफ होती है उसकी जब डिलीवरी होती है तो उस बच्चे में जो सांस होती है वो नहीं होती है, उस सांस को, उस ब्रीथ को किस तरीके से वो वापस लेके आता है और उस बच्चे के अंदर कैसे सांस को जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इंप्रेशन क्या है डॉक्टर एंड्रयू का एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक, आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द एफर्ट्स दैट एंड्रयू मेड इन द ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी बैक टू लाइफ, यानी कि आपको उन एफर्ट्स को बताना है जो डॉक्टर एंड्रयू ने क्या किया था उस बच्चे को बचाने के लिए किए थे। ठीक है, क्या क्या आप बताएंगे, देखो सबसे पहले इसके आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर पुलिंग द डाउन बॉर्न बेबी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, आफ्टर पुलिंग द स्टिल बॉर्न बेबी आउट फ्रॉम बीनीथ द बेड, यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती तब वो एंड्रयू जो उसे हाथ में लेता है। एंड्रयू कुड गैस व्हाई द बेबी हैड लॉस्ट हिज ब्रीथ, यानी कि एंड्रयू देखता है कि उसकी जो बच्चा होता है वो सांस नहीं ले रहा है। द केस, यानी कि इसलिए होता है एस्फिक्सिया, which is condition in which insufficient or no oxygen and carbon dioxide are exchanged on a ventilator basis caused by choking and drowning, यानी कि ये जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस समय जो बच्चा होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नहीं होती सही से, तो इसकी वजह से वो सांस लेना बंद कर देता है। ठीक है, therefore इसलिए he is lied that there was a point in trying to resuscitate the baby with the help of traditional resuscitation methods applied in such case. So his first laid to baby upon blanket and began the special methods of respiration, यानी कि उसने देखा कि बच्चे में जब सांस नहीं है तो इस सांस को हम एक जो रेसिस्टेशन जो प्रक्रिया होती है, कृत्रिम प्रक्रिया, उसके द्वारा इसमें हम सांस को वापस ला सकते हैं। तो उसके लिए उसने बच्चे को क्या किया, एक ब्लैंकेट में लिटा दिया। उसके बाद जो स्पेशल ट्रीटमेंट था जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं वो उसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, देखो आगे इस तरीके से थस ही poured, यानी कि उसके बाद इसने क्या किया, हॉट एंड कोल्ड वाटर, यानी कि उसने ठंडा और गर्म पानी लिया इनटू 2 बेसिन्स, frantically went to pushing the baby into the water of both and basins alternatively for almost half an hour, यानी कि आधे घंटे तक उसने बच्चे को ठंडे और गर्म पानी में बार बार रखा, बार बार निकाला, फिर से रखा, फिर से निकाला, but no breath emerged from the baby
एंड अ सेंस ऑफ डेस्परेशन एंड डिफीट सेट इन हिज माइंड, यानी कि उसने देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है और वो हार मानने के लिए तैयार हो गया। बट स्टिल ही वांटेड टू पुट इन अदर लास्ट एफर्ट, यानी कि लेकिन अभी भी वो अपना सबसे आखिरी एफर्ट लगाने के लिए यहाँ पे जो था तैयार था। ठीक है, वो आखिरी एफर्ट क्या था उसका, उसको देखते हैं। तो so this time he rubbed the baby with a rough towel and then he crushed and released the little chest with both his hands trying to get breathe into that lax body। यानी कि अब जो था वो बच्चा ये देखता है, मतलब जो डॉक्टर है उसने क्या किया, बच्चे को अपने हाथ में लिया, टॉवल से उसे रगड़ा, खुद को टॉवल से उसकी छाती जो थी उसे थोड़ा सा दबाया, थोड़ा धीरे से ऊपर छोड़ा, फिर थोड़ा सा दबाया, फिर थोड़ा सा धीरे से ऊपर से छोड़ा। तब वो देखता है एंड आफ्टर दिस, इसके बाद एक मिरेकल हो जाता है, मिरेकल हैपेंड एंड द टिन्नी चेस्ट ऑफ द बेबी गेव अ हैव एंड देन अनदर एंड अनदर, मतलब अनदर देखो, एंड देन अनदर एंड्रयू वाज विक्टोरियस एज द बेबी वाज फाइनली डिफाइड, यानी कि अब वो देखता है कि बच्चा जो है अब उसने सांस लेना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से उसने एक बच्चे में जिसमें सांस नहीं थी उसमें सांस किस तरीके से भरी है, ये चीज यहाँ पे समझाई गई थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड जो था ये इसी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एंड्रयूज विजिट टू मॉर्गन गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड नॉट अचीव्ड अर्लियर, यानी कि अभी तक जो मॉर्गन को अभी तक कोई भी खुशी नहीं मिली थी, तो उस खुशी को देने के लिए जो एंड्रयू था वो उसके घर गया था। ठीक है, अब देखो, Andrew's visit to Morgan's gave him pleasure and satisfaction that he had not achieved earlier। सिंपल सा। एट हाउ फास्ट थी, लगभग 3:30 बजे के आसपास। आफ्टर एन आवर, लगभग आधे घंटे की, आफ्टर एन आवर 1 घंटे के आसपास। डिफिकल्ट स्ट्रगल, काफी कड़ी मेहनत के बाद। द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस, जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ। मदर दे कोलैप्स्ड एंड ऑलमोस्ट पल्सलेस, यानी कि मदर जो थी उसमें भी सांस की कमी होती जा रही थी। इंजेक्टेड मेडिसिन, यानी कि डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी एंड स्ट्रगल टू रिस्टोर द लाइफलेस सुजैन, और जो लाइफलेस सुजैन थी मॉर्गन उसको क्या किया, किस तरीके से उसे वापस से उसमें जान भरी उसको बताया गया। इंटेंस एफर्ट हर हार्ट बीट बिकम स्टेडी, और जब सारे एफर्ट्स ने लगा लिए उसके बाद जो सुजैन थी उसकी हार्ट बीट काफी नॉर्मल हो गई। देन अनदर सेकंड स्टेज टर्न हिज अटेंशन to the lifeless baby. Condition was caused by lack of oxygen in the baby's blood. Artificially induced method of respiration rushed the child from one basin to next for 15 minutes। यानी कि बच्चा जो था वो लाइफलेस था, जिसमें जान नहीं थी, उसमें जान भरने के लिए रेस्पिरेशन मेथड को उसने अपनाया और बेसिन में क्या किया, गर्म ठंडे पानी में रखा। Last resort rubbed the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with his body hands, trying to get breath into last lamp. Miraculously, the tiny chest began having, and they heard chest cry. He had saved 2 lives and was eternally revived and at having done something real at last। यानी कि बच्चा जो था उसे किस तरीके से उसमें सांस आई, जो पहले रब गया उसको टॉवल से, छाती को दबाया, छोड़ा, एक जादू हुआ कि बच्चा जो था उसने रोना शुरू कर दिया और उसने सांस लेनी शुरू कर दी। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे कंप्लीटली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सबसे आखिरी प्रश्न हमारे इस वीडियो का, देख सकते हैं, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एंड्रयू मानसून एट बेसिस ऑफ द स्टोरी ऑफ बर्थ। देखो क्या है कि Andrew is a young man who was recently qualified as a doctor and started his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in small Wells mining town of Manili। यानी कि एंड्रयू जो है वो एक उसने अभी अभी अपनी डॉक्टर की जो डिग्री थी वो प्राप्त की थी, और डिग्री प्राप्त करने के साथ ही अपनी जो डॉक्टर की प्रैक्टिसिंग है वो कर रहा था, किसके साथ में, एडवर्ड पेज के साथ में। ठीक है, और कहाँ पे, वेल्स माइनिंग टाउन में, जो भी कहाँ पे थी, बेंगली में। ही इज इन लव विद स्टैंड एंड थिंग्स ऑफ मैरिज एज आइडियलिक स्टेज, यानी कि वो जो था बंदा डॉक्टर एंड्रयू वो इससे शादी करने के लिए सोच रहा था। हिज हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विद लव, यानी कि उसका जो हार्ट था वो पूरी तरीके से प्यार से भर गया था। हिज स्टडी माइंड एंड रीजन हेल्प हिम सीट द मैरिज ऑफ मैनी पर्सन एट डिसेंबर फेरिस, यानी कि कहता है कि जो शादी करना लोगों के लिए काफी, एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों के लिए
उनके भविष्य को खराब करता है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। उसके बाद है एंड्रयू इज अ मैच्योर इनफ टू कीप हिज प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ अपार्ट, यानी कि जो एंड्रयू है वो इस बात को अच्छे से जानता है कि अपने जो प्रोफेशनल है और जो प्राइवेट जो कह सकते हैं कि काम है और प्राइवेट जो लाइफ है उसको किस तरीके से अलग रखना है। वंस कन्फ्रंटेड with his responsibility, he discharged his obligations to the utmost capacity. Also, he is dusty consequence. यानी कि जो एंड्रयू था वो एक बार अपनी जो जिम्मेदारी होती थी उसका सामना कर लेता था, तब वो अपने दायित्वों को और अधिकतम क्षमता के साथ में करने के प्रति सचेत हो जाता था। वह केवल सिद्धांतवादी ही नहीं, साथ ही साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी विश्वास रखता था। यानी कि he is not theorist only, he believes in practical approach. He is pragmatic and is not afraid to try unique methods. यानी कि ये जो बंदा था ये काफी एक तरीके से कह सकते हैं अनोखे तरीकों को आजमाने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। एंड्रयू हैज अ टेंडर हार्ट, ही इज अवेयर ऑफ फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि एंड्रयू का दिल काफी कोमल था और वह दूसरों की भावनाओं से काफी वाकिफ रहता था। ही इज नो हाउ डीपली सुजैन लव्ड हर कमिंग बेबी, यानी कि उसे पता था कि उसकी जो सुजैन पेशेंट है वो किस तरीके से अपने आने वाले बच्चे से काफी प्यार करती है। ही हैज पोलाइट मैनर्स एंड रेस्क्रेशिंग टोन, यानी कि उसकी जो आवाज थी वो बहुत ही विनम्र और शिष्टाचार वाली थी। ऑन द होल, यानी कि पूरी अगर हम पूरी तरीके से देखें तो एंड्रयू इम्प्रेस अस एज ए डेडिकेटेड डॉक्टर। कुल मिलाकर एंड्रयू हमें एक समर्पित डॉक्टर के रूप में प्रभावित करता है, ठीक है। तो डॉक्टर एंड्रयू के बारे में ये सारे के सारे जो पॉइंट्स वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन, हमारा चैप्टर नंबर जो था यहाँ पे बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, चैप्टर नंबर 7 बात। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये वाला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये वाला है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका ये वाला है, थर्ड अभी ये है, दो पार्ट में, फोर्थ आपका ये वाला है, देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर लेते हैं तो फिफ्थ आपका ये वाला है। तो इस तरीके से आपकी जो ये वीडियो थी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो आई होप गाइस कि आज की ये जो वीडियो थी वो आपको कंप्लीटली और अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इसे ऑल बेल पे सेट कर लीजिएगा। ये जो आता है ना ऑल बेल वाला, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सारी की सारी आप तक पहुंचेंगी। और यहाँ पे आ सकते देख सकते हैं आपसे संबंधित बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है। देखिए यहाँ पे एक वीडियो भी मेरी प्रीमियर चल रही है, 20 जो बच्चे वो वॉचिंग कर रहे हैं, इसे देख भी रहे हैं, ठीक है। एक घंटे पहले मतलब एक दिन पहले इंग्लिश का हमने सैंपल पेपर डाला था, तो तकरीबन 2000 बच्चों ने देख लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1500, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली चैनल पे आते हैं और वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। तो हम बात करें आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मिलेगा इंग्लिश का ये वाला, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। तो एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं, ऑल बेल सेट कर दिया, हाँ। अब देखो यहाँ पे जैसे चैप्टर 5 है आपका द एलिंग प्लेनेट, चैप्टर 6 है द ब्लूमिंग वर्जन, चैप्टर 8 है सिल्क रोड, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मदर्स डे, बर्थ और हॉर्नबिल के स्नैपशॉट के 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो इन सभी वीडियोस को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और भी कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक सैंपल पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे कि आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उससे संबंधित देखिए कितने यहाँ पे सैंपल पेपर अपलोड है। देखिए एक ही बार में देख सकते हैं, सैंपल पेपर नंबर 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 सैंपल पेपर आपके इंग्लिश के अपलोड है। बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल में 1 2 3 4 4 सैंपल पेपर आपके पॉलिटिकल के अपलोड है और अभी 2 सैंपल पेपर आपके और आने बाकी है, ठीक है। हिंदी के 3 है और मतलब हिस्ट्री के 3 है, हिंदी के 4-5 है, ज्योग्राफी के आपके 5-6 हैं, फिजिकल के आपके 6 से 7 है, होम साइंस के 2-3 है। तो अभी और भी सैंपल पेपर्स आपके आने बाकी हैं। मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको यही बताना है कि आप जो है इन वीडियोस को पूरा देखें, अच्छे से देखें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। और भी अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देखनी है तो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी और इंग्लिश। इंग्लिश के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे टर्म 2 का सिलेबस देखना है तो विधायक मतलब पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, हिंदी है,
चैप्टर वाइज टर्म 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी एंड ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।